नमस्कार। हम पढ़ रहे थे फ्रांस की क्रांति। इसके पहले हमने एक वीडियो ला चुके हैं जहां पे हमने बताया था कि फ्रांस की क्रांति होने के क्या क्या कारण थे। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, क्योंकि आपको ये वाला पार्ट समझने में आसानी होगी। तो आज हम पढ़ेंगे कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां लिखी हुई है जहां से हमको पता चलता है कि कौन सी घटना कौन से सन में हुई थी। तो 1774 के बारे में हम पहले से ही पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे 1789 पे, जहां पे जो बालिस्तीन का किला था वहां पर किस प्रकार से अटैक हुआ, लोगों ने किस प्रकार जाकर वहां पर धावा बोला, कैसे वहां की जो सामंती व्यवस्था थी उसको उखाड़ के फेंक दिया, कैसे वहां की जो सर्च की जमीन थी कैसे लोगों ने अपने पास अपने कब्जे में ले ली। इस प्रकार से आज हम सब कुछ पढ़ने वाले है। देखिए, फ्रांस की क्रांति होने का जो महत्वपूर्ण कारण था उसमें एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि वहां का जो राजा था लुई 16, वो चाहता था कि भाई जनता पे टैक्स बढ़ा दिया जाए। टैक्स क्यों बढ़ाना है? क्योंकि फ्रांस पे बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था। कर्जा होने के कारण वहां का जो बजट था बहुत ही असंतुलित, डगमगा गया था बजट। अभी कर्जा भी चुकाना है, बजट को भी संतुलित करना है, तो इसीलिए लुई 16 चाहता था कि टैक्स को बढ़ा दिया जाए। अभी देखिए, वहां पे एक अच्छी बात यह थी कि अगर फ्रांस में टैक्स को बढ़ाना है तो टैक्स को बढ़ाने के लिए राजा अकेला फैसला नहीं लेगा, बल्कि उसको एसेट्स जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। अभी एसेट्स जनरल क्या है? तो एक प्रकार की राजनीतिक संस्था है जिसमें तीनों वर्ग के, फर्स्ट एसेट्स, सेकंड एसेट्स और थर्ड एसेट्स, तीनों वर्ग के प्रतिनिधि होते हैं। वहां पे सब लोग मिलकर चर्चा करते हैं, फिर किसी भी बात पर जो है फैसला लेते हैं। हालांकि जो राजा कहता है वही फैसला होता है। तो ये था असेट्स जनरल। तो देखिए, असेट्स जनरल की जो लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी, अंतिम बार 1614 में मीटिंग हुई थी। अभी टैक्स बढ़ाने के लिए लुई 16 मीटिंग बुला रहा था 5 मई 1789 को। तो इसमें जो है तीनों वर्ग के प्रतिनिधि आते थे और ये एसेट्स जनरल की मीटिंग इस बार रखी गई थी व्यवसाय के महल में। ये जो है ये महल व्यवसाय का महल है, इसी महल में यहाँ पर जो है मीटिंग हो रही है। तो इसमें फर्स्ट एसेट्स के 300 प्रतिनिधि है, सेकंड के 300 प्रतिनिधि है और थर्ड के 600 प्रतिनिधि है, क्योंकि थर्ड की जनसंख्या भी ज्यादा थी। लेकिन थर्ड में किसान नहीं आ सकता, जो गरीब है वो नहीं आ सकता, महिलाएं नहीं आ सकती, कोई नहीं आ सकता। बस थर्ड एसेट्स के वही लोग इस मीटिंग में भाग लेंगे जिनके पास पैसा है, जो पढ़े लिखे हैं, वही लोग इसमें भाग ले सकते थे। बाकी गरीब किसान वो तो उनको अलाउड भी नहीं था इस महल में आना, ठीक है ना। लेकिन जो गरीब थे, किसान थे, महिलाएं थी, उनकी बातों को सुना गया। उनकी बातों को इस मीटिंग में रखने के लिए ये जो 600 प्रतिनिधि थे, ये करीबन 40,000 पन्नों का सुझाव लेके आए थे, शिकायतें लेके आए थे उस मीटिंग में, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बैठे हुए असेट्स 1 और यहाँ पे बैठे हुए असेट्स 2, 300 यहाँ पे बैठे हुए। बाकी ये दोनों बैठे हुए, ये जो दोनों है ये दोनों बैठे हुए, इनके प्रतिनिधि दोनों के बैठे हुए। लेकिन असेट्स 3 के प्रतिनिधि जो है यहाँ पे खड़े हुए, देखिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ का एक सामान्य नियम ये था कि भाई सभी लोग एक ही मत में फैसला देंगे। एक ही मत में मतलब अगर राजा ने बोला कि भाई हाँ ये करना है तो सभी लोग हाँ भरेंगे, हाँ हाँ करेंगे करेंगे, इस प्रकार से सबको हाँ भरना था। लेकिन इस बार तो भाई थर्ड असेट्स था, वो थोड़ा समझदार हो चुका था। उसने क्या कहा कि इस बार ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि हर किसी को एक एक मताधिकार देंगे। जैसे लोकतंत्र में होता है ना, हर कोई वोट देता है, इस प्रकार से सबको वोट देने का अधिकार देंगे। सब अपना अपना वोट, टैक्स बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना, इस मामले में देंगे। तो भाई ये तो राजा को कतई मंजूर नहीं था कि ऐसे कैसे, भाई जो परंपरा चली आई है उस परंपरा से ही होना चाहिए। अभी जो है थर्ड असेट्स अड़ा हुआ है कि नहीं भाई, हम तो वोट के सिस्टम से ही चलेंगे, हम तो मताधिकार के सिस्टम से ही चलेंगे। तो अभी राजा मान नहीं रहे। तो अभी जो थर्ड असेट्स वाले थे ना, ये जो लोग, ये यहां से उठे और इस सभा का बहिष्कार करके निकल गए बाहर निकल गई, सभा का बहिष्कार कर दिया। वहां पे फिर कोई निर्णय हुआ नहीं। इसके बाद 20 जून की घटना हुई। 20 जून के दिन क्या हुआ देखिए, 20 जून के बाद ये जो ये थर्ड असेट्स के लोग थे ना, ये यहाँ पे जो ये व्यवसाय का महल था, उसी व्यवसाय के महल में एक टेनिस कोर्ट था। क्या था? टेनिस कोर्ट था। उस टेनिस कोर्ट में सभी लोग आके मिले। कौन से? थर्ड असेट्स के लोग आके सभी लोग मिले उस टेनिस कोर्ट में। अब इस टेनिस कोर्ट में आके सभी ने क्या कहा कि भाई हम फ्रांस के प्रतिनिधित्व करेंगे। और इन्होंने अपने आप को, इन सभी लोगों ने अपने आप को क्या कर दिया? नेशनल असेंबली घोषित कर दिया कि भाई हम आज से यहाँ की नेशनल असेंबली है, अब हम ही संविधान बनाएंगे। और इन्होंने क्या किया? यहाँ पे आके शपथ ले ली। क्या शपथ क्या ली? कि जब तक हम सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान नहीं आता तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। ये लोग टेनिस कोर्ट में मिले। वहां पे मिलके इन्होंने एक
असेंबली बनाई, नेशनल असेंबली, और सबने शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान नहीं आ जाता तब तक ये असेंबली भंग नहीं होगी। और इस सभा का ये जो सभा चल रही है, देखिए यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ये सबको क्या शपथ दिला रहा है, सबको कसम खिला रहा है, ठीक है ना। तो इस टेनिस कोर्ट में जो सभा हुई उसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? मिराब्यो। ये है मिराब्यो। ये जो है कुलीन वर्ग से आते थे, लेकिन इस प्रकार की सामंती व्यवस्था के खिलाफ थे। इन्होंने पत्रिका निकाली थी और यहाँ पे इसने बहुत ही जोरदार भाषण भी दिया था, ठीक है ना। और इस सभा का दूसरा प्रतिनिधि कौन था? आबे शिये। आबे शिये जो था वो पादवी वर्ग से था, मतलब फर्स्ट असर्ट से था, और इसने एक बुक लिखी थी, पैम्पलेट छपवाए थे, व्हाट इज द थर्ड असर्ट्स, की थर्ड असर्ट्स क्या है। इसने इस प्रकार की बुक या फिर पैम्पलेट छपवाए थे। अभी देखिए ये जो है ये सेकंड असर्ट से है, ये जो है फर्स्ट असर्ट से है, ये पहला असर्ट से है, ये सेकंड असर्ट से है, लेकिन दोनों मिलकर किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? थर्ड असर्ट्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अभी जो है यहाँ पे नेशनल असेंबली बन चुकी है। अभी नेशनल असेंबली जो है वो संविधान बनाने का काम कर रही है। एक तरफ संविधान बन रहा है, दूसरी तरफ जनता जो है वो गुस्से से लाल होती गई है। जनता जो है पूरे आंदोलन के मूड में आ चुकी है, और वहीं पर दूसरी ओर क्या हो रहा है कि दूसरी ओर कड़ाके की ठंड पड़ गई। बहुत ज़्यादा उस समय ठंड पड़ गई थी, और ठंड पड़ने के कारण जो है वहाँ की जो फसल थी ना, फसल पूरी की पूरी खराब हो चुकी थी। और फसल खराब होने के कारण भाई जब फसल ही नहीं हुई तो जो खाने पीने की वस्तु होती है उसकी कीमतें तो बढ़ जाएगी। तो वहाँ की जो मुख्य खाने की वस्तु थी पाव रोटी, उसकी जो कीमत थी वो आसमान छूने लगी, बहुत ज़्यादा उसकी कीमतें बढ़ गई। अभी जब कीमतें बढ़ गई तो कीमतें बढ़ने के कारण जो बेकरी के जो मालिक थे ना, जो पाव रोटी बेचते थे, बना के बेचते थे, जो बेकरी के मालिक थे, उन्होंने उस पाव रोटी की जमाखोरी करना स्टार्ट किया कि पहले हम जमा करके रखते हैं, जब और ज़्यादा पैसा आएगा, जो और ज़्यादा प्राइस बढ़ेगी तब बेच देंगे। जैसे भी लॉकडाउन बहुत से लोगों ने किया ना कि भाई खाने की जब पहले से जमाखोरी कर ली कि जमा करके रखा, जब बहुत ज़्यादा भाव बढ़ा तब बेच दिया। तो वो जमाखोर लोग होते, क्या होते? जमाखोरी होते, ठीक है ना। तो जो बेकरी के मालिक थे उन्होंने पाव रोटी की जमाखोरी करना स्टार्ट कर दिया। अभी यहाँ पे बेकरी के आगे लंबी लंबी लाइन लगी है, महिलाओं की, सब पाव रोटी के लिए लंबी लंबी लाइन लगी है। एक तरफ गुस्साई भीड़ है और दूसरी तरफ जो महिलाओं की लाइन लगी थी, गुस्साई औरतों ने जो बेकरी की दुकान थी उस पर ही धावा बोल दिया। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि भाई जो सम्राट था लुई 16 था, उसने पेरिस में, जो पेरिस फ्रांस की राजधानी थी, उस पेरिस में अपनी सेना को जाने का आदेश दे दिया। तो एक तो पहले से लोग बड़े गुस्से में है, एकदम बहुत टेंशन में, खाने को कुछ मिल नहीं रहा है। दूसरी ओर से लुई 16 ने पेरिस में सेना को भेज दिया। तो लोगों को लगा कि भाई ये जितने आंदोलनकारी हैं उन आंदोलनकारियों को निपटाने के लिए लुई 16 ने सेना भेजी है, मतलब कि सबको हत्या करने के लिए लुई 16 ने सेना भेजी है। तो लोग और ज़्यादा गुस्से में आ गए। तो जैसे ही सेना ने प्रवेश किया, उसी जो भीड़ थी, गुस्से में जो भीड़ थी, उस गुस्से भीड़ ने 14 जुलाई को ही क्या किया? बास्तिल पर धावा बोल दिया। देखिए ये जो है ये बास्तिल का किला है। इस बास्तिल के किले पे गुस्साई भीड़ ने धावा बोल दिया। इस बास्तिल के किले पे ही धावा क्यों बोला? क्योंकि बास्तिल जो था पहले सम्राट का महल हुआ करता था, लेकिन वहां पे बहुत से लोगों को सजा दी गई, वहां पे बहुत से लोगों को रखा जाता था, बहुत से जो गुनहगार थे, हालांकि वो सम्राट की नज़र में गुनहगार थे, लेकिन जो गुनहगार थे वहां पे उनको रखा जाता था। तो एक तरह से लोगों को लगता था कि यही जड़ है सारे फसाद की, इसको ही तोड़ दो। तो गुस्साई भीड़ ने इस बास्तिल के किलों को ही तोड़ दिया और एक एक ईंट निकाल निकाल के लोग अपने साथ लेके गए, ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ हमने भी इसको तोड़ने में अपनी जान जोखिम में डाली थी, तोड़ा, हमने भी कुछ अच्छा काम किया। इसकी एक एक ईंट जाके लोगों ने ली, जाके बेची इस बास्तिल के किले की। ये कब हुई? 14 जुलाई की घटना है ये, ठीक है ना। नेस्ता नाबूद कर दिया बास्तिल के किले को। देखिए यहाँ पे सब लोग जा रहे हैं, यहाँ पे तोड़ दिया बास्तिल के किले को। अब यहाँ पे देखिए मैप दिया हुआ है, इस मैप से जितने सामंत थे ना वो लोग जान बचा बचा के दूसरे देशों में भाग गए। जैसे यहाँ पे आपको नीदरलैंड दिख रहा होगा, है कि नहीं? यहाँ पे आपको स्विट्जरलैंड दिख रहा होगा। दूसरे पड़ोसी देशों में जाके जो है लोग छिप गए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भीड़ थी, मान लीजिए ये जो है यहाँ पे भीड़ है, ठीक है ना। अभी इस भीड़ ने एकदम से यहाँ पे जो है जाके, जैसे लोगों को पता चला, भीड़ यहाँ से ऐसे भागने लगी और चारों ओर जाके जो है भीड़ ने धावा बोल दिया और जाके टूट पड़ी एकदम, कहाँ पे? बास्तिल के किले पे। और जितने सामंत थे ना, उन सामंतों के घर पे भी भीड़ जा पहुंची और वहां पे जो खाने पीने की वस्तु मिली वो सब उठा के लेके आ गई। तो सामंत जो थे बहुत ज्यादा डर गए, जो कुलीन वर्ग था बहुत ज्यादा डर गया और वो अपनी अपनी जान बचा के कैसे करके दूसरे देशों में जाके भाग गए और वहां पे जाके बस गए, ठीक है ना। तो
ये हो गई वास्तविक की घटना। अभी देखिए, पहले से कुलीन वर्ग डरा हुआ है, अभी जो लुई 16 है राजा है वो भी डर गया है, लोगों को विद्रोह स्वभाव देख के जो है डर गया है। प्रजा की शक्ति का अनुमान लगाया लुई 16 को, लग गया कि प्रजा बहुत शक्तिशाली है भाई, ये बास्तिल के किले का एक इतना टुकड़ा तक नहीं रखा, मेरी की हालत करेंगे जब अपने यहाँ पे आ गई जनता। तो इसने लुई 16 ने जो नेशनल असेंबली थी उस नेशनल असेंबली को क्या दे दी, मान्यता दे दी और कहा कि भाई हाँ तुम संविधान बनाओ, जो संविधान होगा हम मानेंगे। तो नेशनल असेंबली ने सत्ता पर संविधान का अंकुश लगाया कि भाई अब से जो सत्ता चलेगी, जो शासक होगा उस पर संविधान रहेगा। पहले संविधान उसके बाद शासक, शासक को संविधान की बात माननी पड़ेगी। तो संविधान वहां पे लागू हो गया। 4 अगस्त 1789 रात को जो टैक्स होता था, कब होता था, कब कर्तव्य में बनने वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया कि अब से ऐसा कुछ नहीं होगा, न टैक्स देना न टैक्स देना, लेकिन सबको एक जैसा टैक्स देना, सबके लिए लिमिट बांध दी गई टैक्स की, ठीक है ना। इसके बाद जो पादरी वर्ग था, उस पादरी वर्ग के जो विशेषाधिकार थे उनको भी छीन लिया गया। जो धार्मिक कर जो लेता था टाइड, जो पादरी वर्ग एक तो 10% टैक्स लेता था टाइड, उस टैक्स को भी उन्होंने बंद कर दिया कि अब से कोई धार्मिक कर बिल्कुल भी नहीं लेगा। और जिनको विशेषाधिकार मिले हुए थे उस विशेषाधिकार को भी छीन लिया गया। और जो सर्च के पास जितनी जमीन थी ना, भूमि, उस भूमि को भी सरकार के हाथ में ले लिया गया। करीबन 20 अरब लिविवे की भूमि, कितनी ज्यादा भूमि होगी, 20 अरब लिविवे की संपत्ति को उस सरकार ने क्या किया, जब्त कर लिया। तो अभी यहां पे किसका शासन आया, संविधान का शासन आया। जो राजतंत्र था उसको उखाड़ के फेंक दिया और यहां पे भी आ गया संविधान का शासन। अभी यहां पे देखिए कि संविधान किस हिसाब से बनाया गया, कौन कौन से वहां पे तथ्य रखे गए थे संविधान में। देखिए 1791 में जो है संविधान का प्रारूप तैयार किया गया और इसका उद्देश्य क्या था कि जो शक्तियां है ना, जो शासक के पास, जो राजा के पास शक्तियां है, वो शक्तियां सीमित होनी चाहिए, उन शक्तियों पर अंकुश होना चाहिए। और शक्तियां एक हाथ में नहीं, केंद्रीकृत शक्तियां नहीं होनी चाहिए, विभाजित शक्तियां होनी चाहिए। न्याय कोई और करेगा, कानून कोई और बनाएगा, इस प्रकार शक्तियां जो है वो विभाजित होनी चाहिए। तो संविधान ने क्या इसके लिए जो है योजना बनाई, क्या प्रारूप तैयार किया। तो देखिए, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को तीनों को अलग रखा कि भाई न्याय करने का काम किसी और का, कार्य करने का काम किसी और का, और जो है कानून बनाने का काम किसी और का, ठीक है ना। और देखिए क्या किया, देखिए विधायिका में यहाँ पे देखिए लोगों को अभी वोट देने का अधिकार भी मिला, लेकिन यहाँ पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार बिल्कुल नहीं मिला। अब देखिए यहाँ पे जो है सक्रिय नागरिक वोट दे सकते, बट निष्क्रिय नागरिक वोट नहीं दे सकते। सक्रिय नागरिक कौन है, जो जिनको मताधिकार प्रदान है, जो मत दे सकते वो है सक्रिय नागरिक, ठीक है ना। ये 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग थे जो वोट दे सकते थे। मतलब कि करीबन 25 से 30% लोग थे जो सक्रिय नागरिक थे, जो वोट दे सकते थे। और उनकी उम्र जो है वो 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए, वही लोग वोट दे सकते थे। और वो कम से कम 3 दिन जितनी मजदूरी करते हैं उतना वो टैक्स देते हो। मतलब कि 3 दिन मजदूरी करके जितना पैसा मिलता है उस पैसों को जो टैक्स में दे सकता है वही लोग वोट दे सकते हैं। गरीब लोग वोट नहीं दे सकते। यहां पर भी गरीबों को तो वोट का अधिकार मिला नहीं ना, जो टैक्स नहीं दे सकता वो वोट नहीं दे सकता। यहां पे ऐसा सिस्टम था। अभी देखिए, तो ये अभी जो निष्क्रिय नागरिक, कौन है निष्क्रिय नागरिक, तो मताधिकार प्राप्त इनको नहीं था। तो ये जो थे वो करीबन 30 लाख पुरुष, महिला, बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के लोग थे जो टैक्स नहीं दे सकते थे, वो लोग थे, ठीक है ना। अभी जो सक्रिय नागरिक है वो क्या करते थे, उनके स्थान के जो जो लोग निर्वाचन के लिए खड़े हुए हैं उनको वोट देते थे और करीबन 50,000 निर्वाचक पुरुष चुने जाते थे। यहां पे महिलाएं नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ कौन थे, आदमी थे, पुरुष को ही चुना जाता था, महिलाएं नहीं, बिल्कुल नहीं महिलाएं, है कि नहीं। अभी ये जो 50,000 पुरुष है ना, अभी ये क्या करते थे, अपने में से नेशनल असेंबली के सदस्य चुनते थे। कितने, 745 सदस्य चुनते थे। और ये जो सक्रिय नागरिक है यही जो है न्यायपालिका के लिए सारे जो है वोटिंग सिस्टम करते थे, सारे जज वगैरह को यही चुनते थे, ठीक है। अभी जो ये विधायिका है, ये जो है नेशनल असेंबली है। अभी जो नेशनल असेंबली है वो क्या करेगा, ये जो उनके मंत्री है, मंत्रियों पे नियंत्रण रख सकता है, लेकिन मंत्री इन पे नियंत्रण रख नहीं सकते। नेशनल असेंबली जो है
वो सम्राट पे नियंत्रण रख सकती है, लेकिन सम्राट जो है इन पे नियंत्रण नहीं रख सकता। तो कार्यपालिका में देखिए, कार्यपालिका में कौन आया? सम्राट आया और मंत्री आ गए। विधायिका में कौन आ गए? जो लोगों द्वारा निर्वाचक मंडल चुना गया है वो आ गए, ठीक है ना। अभी देखिए, वोट देने का अधिकार किसको था? जो सक्रिय नागरिक है उनको ही वोट देने का अधिकार था। लेकिन अगर किसी को निर्वाचक मंडल में जाना है, किसी को अगर नेशनल असेंबली में जाना है, तो उसको हाई टैक्स पेयर होना पड़ता था, मतलब बहुत ज्यादा उसको टैक्स देना पड़ता था, तभी जाके वो वोट में खड़ा हो सकता है। यहां पर जो सारी बात हुई है, सारी बात जो हुई वो आदमियों की हुई, पुरुष की हुई, मेंस की हुई। तो यहां पे महिलाएं कहा गई, यहां पे महिलाओं की बात हुई नहीं। भाई महिलाओं ने अभी तो क्रांति में सहयोग दिया था, महिलाओं को कहा गया वोट का अधिकार। देखिए यूरोप में किसी भी देश में ना, जब संविधान बना तो सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया, जो बड़े बड़े लोग हैं उनको ही वोट देने का अधिकार दिया गया था। अपना भारत देश एकमात्र ऐसा देश है जब संविधान बना तो उसी संविधान के साथ ही देश में सभी महिलाओं पुरुष को व्यक्तिगत वोट देने का अधिकार मिल गया था। तो बड़ा महान देश है अपना भारत। ऐसा सिस्टम किसी और देश में नहीं था, उसमें अलग अलग कि चलो अभी पहले आदमियों को दिया फिर महिलाओं को देंगे, ऐसा वहां पर सिस्टम था। वहां पर इनकम के हिसाब से भी इस प्रकार से बहुत कुछ होता था, लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं था। सबको एक साथ वोट देने का अधिकार था, चाहे वो 1 रुपया कमाता हो या 1 करोड़, ठीक है ना। तो देखिए 1791 में जो संविधान ने कानून बनाने का अधिकार दे दिया, मतलब कि जो ये नेशनल असेंबली बनी थी ना, जो 600 प्रतिनिधि वहां से गए थे सभा से उठ के, उन्होंने जाके टेनिस कोर्ट में नेशनल असेंबली बनाई थी, उन्होंने ये संविधान बनाया है। अभी यहाँ पर नेशनल असेंबली हो जाएगी भंग और संविधान को दे दिया अधिकार कानून बनाने का, कि अब भाई जो कानून बनेगा वो संविधान के हिसाब से ही कानून बनेगा। और कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया? नेशनल असेंबली। ये जो नेशनल असेंबली है इसको सौंप दिया, ठीक है ना। अभी आगे देखिए, जो संविधान बना तो संविधान के लिए घोषणा पत्र भी बनाया गया। मतलब कि भाई संविधान क्यों बनाया गया? क्योंकि वहां पर सभी लोगों को समान अधिकार मिल सके, सभी को अधिकार कोई छीन न सके, ठीक है ना। तो जैसे ही संविधान बना तो संविधान बनने से पहले वहां पे पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र भी जारी किया गया था, जिसमें लोगों को क्या क्या अधिकार है वो सब अधिकार यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो बहुत से अधिकार लिखे हुए, लोगों को कौन कौन से अधिकार है वो यहाँ पे है। ये आपको यहाँ पे एक महिला दिख रही होगी, ये जो महिला है इसको कानून की देवी कहते हैं फ्रांस में। जैसे अपने यहाँ पे होती है ना वो आंख में पट्टी बांधी हुई कानून की देवी, तो ये है फ्रांस की कानून की देवी। और यहाँ पे जो है इन्होंने अधिकार लिखे कि भाई देखो मानव की जो मनुष्य है उसके लिए क्या क्या अधिकार होने चाहिए। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ पे देखिए 70 अधिकार है, नहीं हाँ यहाँ पे आप इन अधिकारों को पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो ये अधिकार घोषणा पत्र जारी किया गया और इसी के आधार पर अधिकार मिलते हैं। तो यहाँ पे जो जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरण्य अधिकार के रूप में स्थापित किया गया कि भाई ये जो अधिकार है ये नैसर्गिक है, जन्मते ही ये अधिकार सभी को मिल जाने चाहिए और इसके अलावा इन अधिकारों को कोई भी छीन नहीं सकता। और इन अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? जो बैठा हुआ राजा है, उसकी जिम्मेदारी है, उसका मूल कर्तव्य है कि मानव की इन अधिकारों की रक्षा करे। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि भाई फ्रांस की क्रांति की किस प्रकार से शुरुआत हुई और कैसे राजतंत्र से संविधान तंत्र जो है फ्रांस बन गया। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि भाई जो ये संविधान तंत्र, जो ये संविधान बना, जो ये रिपब्लिक बना फ्रांस, इसने किस प्रकार से आगे काम किया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।